तो अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा द वॉल्यूम एनालिसिस। देखो यही है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि अ, हमारी मार्केट में चेंज आया है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल एनालिसिस टॉपिक, जो मार्केट के सारे स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, विच इज़ नोन एज द वॉल्यूम एनालिसिस। देखो मैंने इस पे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा रिसर्च करी है, जितनी हो सकती थी उतनी करी है। और अभी मैं इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका दे रहा हूँ आपको। आगे जाके जो इसका एडवांस वर्जन आप देखोगे, आप कह सकते हो कि 99% मार्केट के किसी भी स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से देखोगे जैसे आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे। पुरानी मार्केट हो, लाइव हो, दुनिया का कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, दुनिया की कोई सी भी मार्केट हो जो कैंडलस्टिक चार्ट यूज करती है, यू कैन सॉल्व इट। आगे बढ़ते हैं। तो वॉल्यूम एनालिसिस के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वॉल्यूम क्या है। व्हाट इज दिस वॉल्यूम? इसका मतलब क्या होता है? जो भी बकवास आपको खरीदना आप खरीदो, लेकिन सुपर मनी यूपीआई से पे करो। 5% तक आपको क्या। वॉल्यूम एक तरीके का आप कह सकते हो कि अमाउंट होता है, जिसे हम लोग मनी कहते हैं। लेकिन ये मनी में कैलकुलेट नहीं होता, ये मनी में कैलकुलेट नहीं होता। इसे कैलकुलेट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स में। कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि किसी भी हिस्से को जब ऑनलाइन या डिजिटल लिस्ट करा जाता है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है उसकी रियल फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, दूसरा होता है उसका डेरिवेटिव। देखो जो 70% मार्केट है, रिटेल मार्केट जो होती है रेदर देन स्टॉक मार्केट, वो डेरिवेटिव पे चलती है। मतलब हम लोग किसी के बिहाफ पे, हम लोग इसके बिहाफ पे एक डिजिटल एसेट जो है, जैसे रियल फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ लाइक गोल्ड। तो जो आपके पास गोल्ड है वो रियल वैल्यू में, वो फिजिकल सिक्कों में है, बिस्किट्स में है। ठीक है। और वहां पर किलो के हिसाब से अमाउंट नहीं होता, वहां बिस्किट्स के हिसाब से अमाउंट होता है, क्योंकि बिस्किट्स में एक फिक्स वैल्यू होती है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ये लो, ये 1 सेंटीमीटर का मैंने कपड़ा दिया, आपसे बोला कि ये 1 सेंटीमीटर है, और आप किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर ये बोलते हो कि ये मुझे 1 सेंटीमीटर का बोला, आप इतना जो है ये हिस्सा बना के दे दो, कोई भी। मैं आपसे कहता हूँ चलो एक कागज है, और मैं आपसे कहता हूँ कि आपको क्या करना है, ये कागज ले जाओ और दुनिया में जाके किसी भी हिस्से में जाके बोलना कि आप 1 सेंटीमीटर का हिस्सा इसमें से काट दो। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में किसी भी हिस्से में चले जाओ, आपको वो उतने ही सेम साइज का काट के देंगे, क्योंकि जो सेंटीमीटर है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वो साइज सब जगह सेम होगा। ऐसा ही गोल्ड्स के साथ होता है, ऐसा ही रियल फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ होता है। जिस चीज का शेयर हमने लिया है उसकी एक फिक्स, उसकी एक फिक्स साइज होता है, उसकी फिक्स वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन उसकी डेरिवेटिव जो होता है वो अलग होता है। डेरिवेटिव एक अलग चीज होती है, आप उसके बिहाफ पे कोई चीज ले। अब जो ये डिजिटल एसेट है, इसका एक प्राइस घूमता है, जिसे हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। वो प्राइस होता है डेरिवेटिव, इस गोल्ड का जो प्राइस होता है। हम उस पर ट्रेड करते हैं, उसे होल्ड नहीं करा जा सकता, उस पर ट्रेड करी जा सकती है। और ट्रेड में ऐसा होता है कि हम उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यानी कि हम उसे खरीद के ऊपर जाके बेच सकते हैं, ऊपर से शॉर्ट भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ ऐसा नहीं होता, हम उसे शॉर्ट नहीं कर सकते बेसिकली। हम तो या तो उसे खरीद सकते हैं, या तो वो हमारे पास होगी, या वो हमारे पास नहीं होगी, दैट्स इट। इसके अलावा तो कुछ है नहीं उसके अंदर। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है, जो हम जो चीज़ मैंने आपको बताया जो रियल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो या तो होती है या नहीं होती है। तो ऐसे में सिर्फ एक ही तरीके का वॉल्यूम जनरेट होता है, जिसे मैं बोलता हूँ होल्डिंग वॉल्यूम। मेरे पास मेरे पास मान लीजिए पैसा है 1 करोड़, मेरे पास अभी जमीन नहीं है और मैं एक खाली सी जगह पर खड़ा हूँ, तो मेरे पास एक्चुअली होल्डिंग कुछ नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी टाइप, फिजिकल ऐसी कोई चीज टाइप जो मेरे को लगे कि मैं होल्डिंग्स है मेरे पास, मनी इज नॉट ए होल्डिंग। अब मैंने वो पैसे की जमीन ले ली, नाउ इट्स बिकम ए होल्डिंग। वहां अगर मैंने किसी जंगल में जाके कोई जमीन ली है, तो मेरे आसपास सारे लोग आ जाएंगे रहने के लिए, जस्ट बिकॉज गोल्ड इज फेमस, जस्ट बिकॉज आई एम सो फेमस। सो मेरे साथ रहने के लिए या मेरे जैसी चीज को लेने के लिए, गोल्ड को लेने के लिए लोग भागेंगे लेने के लिए। सो द ट्रस्ट इज ओनली इन द होल्डिंग वॉल्यूम। अगर है तो ट्रस्ट है, अगर नहीं है तो ट्रस्ट नहीं है। द कैंडल बॉडी इज द होल्डिंग वॉल्यूम, द कैंडल विक इज नथिंग। कोई चीज ली और बेच दी, दैट्स इट। इसलिए हम उसको फेक जोन कहते हैं। कैंडल की विक ही आपकी फेक जोन है, कैंडल की बॉडी ही आपका होल्डिंग वॉल्यूम है। जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना बड़ा होल्डिंग होगा, जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना बड़ा वॉल्यूम। सो द कैंडल बॉडी इज द होल्डिंग वॉल्यूम। द कैंडल विक्स आर नथिंग, कुछ भी नहीं होते उसके अंदर। अगर मेरे सामने कोई ऐसी कैंडल बनेगी
तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि उसके पास बॉडी नहीं है, उसके पास होल्डिंग्स नहीं है, वो सारी चीजें बेच चुका है, जो उसके पास बचा है वो सिर्फ इतना है, ये दिख रहा है। और जो नहीं दिख रहा है, जो बेचा या खरीदा जा रहा है, वो बहुत बड़े अमाउंट में बेशक है, वो इसी के अंदर घूमता जा रहा है, कि घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, मतलब मैंने कोई चीज खरीदी बेची, खरीदी बेची, खरीदी बेची, खरीदी बेची, लेकिन होल्ड नहीं करा उसको मैंने उसको खरीदा बेचा करता रहा, और उसका डेरिवेटिव ही करता रहा मैं हमेशा, वो चीज मेरे पास कभी आई नहीं। तो ऐसे केस में जनरेट होती है ट्रेडिंग वॉल्यूम, क्योंकि मैं उसको ट्रेड कर रहा हूं। और जब मैं उसको ट्रेड कर रहा हूं तो यहां पर खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, ऐसे होता रहेगा। और जब जैसा होगा और एकदम से मैंने थोड़ा ज्यादा खरीद लिया, तो मेरे को ग्रीन हिस्सा दिखेगा, इट मीन्स आई हैव ए होल्डिंग दैट मेक्स ए हैमर। तो इसमें होल्डिंग वॉल्यूम जो होगा वो सिर्फ इतना होगा। जैसे मान लीजिए इस हैमर का साइज मैं आपसे कहता हूँ कि 100 पॉइंट्स का है, इसमें से सिर्फ 20 पॉइंट्स की ही बॉडी है, तो मेरे पास होल्डिंग सिर्फ 20 पॉइंट्स की है, बाकी का 80% मैंने खरीदा बेचा करा है। अब ये जो 80 पॉइंट्स हैं ये बेसिकली सीधे नहीं है कि सिर्फ 80, हो सकता है इसमें मैंने 10 बार बाई करी हो, फिर 10 बार सेल करी, तो ऐसे करते करते 10 बार मेरा बाई भी होगी सेल भी होगी, तो 10 को मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास 800 पॉइंट का मैंने वॉल्यूम जनरेट करा सिर्फ बाई सेल में, ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन होल्डिंग वॉल्यूम कितना है इसके अंदर? सिर्फ 20 पॉइंट का। तो इसके अंदर ट्रस्ट नहीं है ना, क्योंकि मैं इस हिस्से को बार बार खरीद बेच रहा हूँ, मैं इसमें होल्ड नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस हिस्से को होल्ड करूँ तो लोग भी होल्ड करेंगे, और होल्डिंग क्रिएट्स ए ट्रेंड। जब मैं होल्ड करूँ तो आगे के लोग भी ट्रेंड होल्ड करेंगे, लाइक दिस। लाइक दिस। अगर मैं होल्ड कर रहा हूं तो आगे के लोग भी होल्ड करेंगे, और होल्ड करेंगे, और होल्ड करेंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, जब तक कोई बहुत बड़े अमाउंट में बेच ना दे। और जब ऐसा करेगा तो मार्केट में बनेगी एनगल्फिंग। एनगल्फिंग क्रिएट्स ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ शॉर्ट पोजीशंस, जो कि मेरी एग्जिस्टिंग एरिया को ब्रेक कर दे। बट इट रिक्वायर्स ए जोन, किसी अच्छी जगह पर बेचने वाले का ही साथ दिया जाता है, और ऐसी अच्छी जगह को हम लोग बोलते हैं की जोन्स। तो जब ये हम कोई चीज खरीद रहे हैं, या हमारे पास होल्डिंग वॉल्यूम है, हमारे पास कैंडल की बॉडी है, तो इतने सारे लोग एक साथ आना शुरू कर जाते हैं, ऐसे में क्रिएट होती है डिमांड। दिस क्रिएट्स ए ट्रेंड, जिसे हम लोग डिमांड कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ए डिमांड। सेम इसी तरीके से सप्लाई होती है। जब किसी चीज को बेचा जा रहा है और वो बिल्कुल सही जगह पर है, तो वहां से मार्केट में उसके साथ साथ और भी लोग क्या करते हैं, आना शुरू करते हैं, नीचे आना शुरू करते हैं। सॉरी गाइस दिस ब्रेक। सो जैसे हमारे पास सप्लाई आई है, तो वो इसी तरीके से डिमांड के जरिए आई है। तो किसी सही पोजीशन पे जब लोग बेचते हैं, तो फिर उसके साथ एक सप्लाई क्रिएट होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं बता रहा हूँ। जस्ट ए डिफरेंट वे, मैंने इस तरीके से लाइव में एक्सप्लेन नहीं किया, आपको पता होगा। सो दिस जस्ट अब ये जो सप्लाई है हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, या डिमांड जो है उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरीके से हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले मैं आपको डिमांड के बारे में बताता हूँ कि ये क्रिएट हो तो गई है, कैसे हुई है, इसको देखते कैसे। तो मैं जैसा मैंने आपको बताया कि विक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो जो ग्रीन कलर का एरिया होता है, जहां से मार्केट में डाउन ट्रेंड खत्म होता है और एक ट्रेंड शुरू होता है, उस एरिया को हम लोग डिमांड कहते हैं। लाइक दिस, लाइक दिस, या जानते हैं यहाँ पर 1 किलो चीनी लोग कितने में लेते हैं? 45 रुपये 46 में 45 45 रुपये किलो है। ये पूरा हमारा डिमांड है। हो सकता है इसके अंदर कुछ रेड कैंडल्स भी हो, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने प्रीवियस एरिया को देखना है, हमें अपने प्रीवियस जोन को देखना है, और वहां से जो क्रिएट होती है उसे हम लोग डिमांड कहते हैं। दिस अप ट्रेंड, दिस इज बुलिश एरिया, इज कॉल्ड डिमांड। सेम इसी तरीके से जहां डिमांड खत्म होती है, वहां से सप्लाई शुरू होना शुरू कर देती है। लाइक दिस, लाइक दिस, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे ज्यादा आती है तो और भी नीचे जा सकती है, जिसे हम लोग मेजर भी कर सकते हैं एक ऐसे टूल्स के जरिए जो हमें आइडेंटिफाई करके बताए कि ये कितना हो सकती है, ये आगे कितना आ सकती है, कितनी होती है। तो ऐसे के लिए हम लोग एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे मैंने नाम दिया है QFL, द क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। दिस क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन कैन मेजर, यानी कि वो अपनी बॉडी से बॉडी तक का एरिया, जैसे यहाँ से मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ तक का एरिया वो मेजर कर सकती है। लाइक दिस, दोबारा से करता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैं डिमांड को आपको मेजर कर रहा हूँ, तो डिमांड की जो ओपनिंग है, डिमांड की जो क्लोजिंग है, उस एरिया तक का मैं एक लाइन मेजर करता हूँ, एंड दिस लाइन इज नोन एज द QFL।
अब मेरे पास ये डिमांड आ गई है, दिस इज कॉल्ड द डिमांड, और फिर बाद में मैं इसको आगे यूज़ कर सकता हूँ मार्केट में आने वाले मूव को फाइंड आउट करने के लिए। इसी तरीके से सप्लाई में भी मैं ओपनिंग से क्लोजिंग तक का एरिया मेजर करता हूँ एंड आई विल फाइंड ए QFL क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। मैं आपको कुछ मेजर करके दिखाता हूँ कैसे इसको मेजर करते हैं, लाइक दिस। सो ये लाइन होती है, हम इसको ओपनिंग से और क्लोजिंग तक का एरिया देख लेते हैं एंड देन ये हमारे सामने QFL बन गई है। इसमें आप ऐसे QFL लिख सकते हो और इसका जो टेक्स्ट है उसे सेंटर में ला सकते हो, दिस लाइक दिस, मिडल में रख के ये आपके सामने QFL बन गई है। QFL बनने के बाद आप इसको सेव एज करके यहाँ QFL डाल सकते हो, मेरा ऑलरेडी यहाँ डाला हुआ है, तो यहाँ पर आप सेव करके सेव एज करके इसको टेम्पलेट में सेव कर सकते हो, जिससे ये हमेशा आपके सामने ऐसे ही रहेगी जब भी आप कोई भी ट्रेंड लाइन लगाओगे, और फिर आपको बस टेम्पलेट करके यहाँ से वो QFL सेलेक्ट कर देनी है और आपके सामने ये इस तरीके से आ जाएगी, ये आपके सामने QFL। इसी तरीके से जैसे मैं सप्लाई की लेता हूँ, यानी कि मैं डाउन ट्रेंड की लेता हूँ QFL, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे सामने एक ये डिमांड आई है, ठीक है। तो डिमांड से पहले की जो एरिया है, डिमांड के पहले ये पूरा का पूरा एरिया मेरे सामने एक QFL के जरिए दिखेगा। तो मैं इसको मेजर कैसे करूँगा, ओपनिंग टू क्लोजिंग, यू कैन सी, एंड दिस इज माई QFL, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ये मेरे सामने QFL है और मैं इसको जाके यूज़ करूँगा आगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे एंड देन मार्केट में मूवमेंट को फाइंड आउट करेंगे हाउ। इसके बाद आता है आपके सामने कि हमें इस QFL के साथ एक और चीज़ ऐड करनी होती है जिससे मार्केट के रिवर्सल को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर एक एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग एक और चीज़ ऐड करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं QB, दिस इज नॉन एज द क्वांटिटी बॉक्स, जो जनरली आपके QFL के 5% के हिस्से के बराबर होता है। 5 से 10% के बीच में ये रखा जाता है, मतलब 5% आप कह सकते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, RA एंड RT, जिनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो ये करीब आपके QFL के बिल्कुल एंड में लगता है और इस तरीके से एक बॉक्स को हम लोग लगा देते हैं। तो ये एक L टाइप गोल्फ के बैट की तरह आपको दिखाई देता है, ये जो गोल्फ का बैट होता है आपने देखा होगा, तो उसके बैट की तरह दिखाई देता है ये। एंड देन इसी जगह से हम लोग रिवर्सल फाइंड आउट करते हैं। लाइक दिस मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पूरा ये जोन यहाँ तक लगा रहा हूँ, लाइक ओपनिंग तक, देन ये मेरे पास एक QFL है, ओके, एंड देन इसके कुछ इतने हिस्से को मैंने बना दिया। So this is the structure of a supply and demands QFL. This is the thing जो बेसिकली मैंने डिस्कवर करी है मार्केट को रिवर्स करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। ये बॉक्स इस तरीके से इतने साइज का होना चाहिए। सो दिस इज द सप्लाई एंड डिमांड्स बेसिक वैल्यू।